क्या एक जमहूरी दौर में जब जमहूरियत हो और जमहूरी इदारे मौजूद हों और एक पॉलिटिकल पार्टी पर को कलअदम करार दिया जाए, क्या ये दुरुस्त है? और क्या पीटीआई को हम बुनियादी तौर पर एक सियासी जमात कह सकते हैं? क्या वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं रही है? इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए और क्या इसके जो भी शवाहिद हैं या जो चीज़ें हैं क्या वो सब मुकम्मल हो चुकी हैं। और इसके अलावा हम आज तफसील से बात करेंगे कि पाक फौज के अंदर कब कब कहाँ कहाँ और कैसी बगावत हुई है और कितनी जो है वो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे बिलखुसूस 9 मई के हवाले से। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब वो अदालतें जो कल तक पीटीआई की सहूलतकार थीं, अब वो किसी और की सहूलतकारी करने लगी हैं। अब वो सहूलतकारी क्या है, उस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने ऐन टाइम पर जो है वो जेल से रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा मुलतवी क्यों किया। इन अहम तरीन उमूर पर आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मजीद खबरें हैं उन पर भी हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कहते हैं कि अभी तो रात बाकी है, अभी तो बात बाकी है, अभी तो चांद डूबा है, अभी तो सहर बाकी है। ना करो बंद मैखाना, बहुत है प्यास, पीने दो, अभी मंदिर भी है खामोश, अभी आज़ान बाकी है। तो ये आपको शेर सुनाने का बुनियादी तौर पर मतलब क्या है, इस पर मैं आपको जरा लेकर घुमा कर ले आता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है। उस वक्त जब एक जमहूरियत मौजूद है और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना एक वजूद रखते हैं और एक जमहूरी हुकूमत जो मतलब जिसका जो कंडक्ट है या जो जमहूरी हुकूमत का जो बिहेवियर है या जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जमहूरी हुकूमत का जो आजकल गठजोड़ चल रहा है, ये गठजोड़ इस मुल्क के जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम और आइन और हमारे निज़ाम अदल के लिए कितना मुफीद साबित हो सकता है, ये इंतहाई अहम सवाल है जिन सवालों का जवाब हमें नहीं मिल रहा। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला यूं समझ लें कि कर लिया गया है। ये तो कर लिया गया है, यानी कुछ दिन पहले जो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने निगरान वजीर आला पंजाब से जब बात की थी तो उस दौरान ही उनको एक भारी भरकम फाइल उनके हवाले कर दी गई थी और जिसमें पीटीआई के खिलाफ वो तमाम शवाहिद मौजूद थे जिसके तहत पीटीआई को कलअदम करार दिलवाया या कलअदम करार दिया जा सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन शवाहिद की रोशनी में सब कुछ बहुत आसानी से कर सकता है। तो बहरहाल जो है वो इस वक्त हम ये भी सुन रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के खिलाफ तहत कार्रवाई होगी। यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक हम ही बुरे हैं जमाने में, बाकी सारी दुनिया दूध की धुली हो जैसे। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अकेला इमरान खान ही इस सारी कंस्पायरेसी थ्योरी का मास्टरमाइंड था, बाकी सब जो हैं सब दूध के धुले हैं। दूध देखें, सबको एक नज़र से आपको देखना होगा। कानून की नज़र, इंसाफ की नज़र में मेरा अब तो मैं ये समझता हूँ कि कानून की भी एक आंख निकल चुकी है और इंसाफ की भी एक आंख निकल चुकी है। इसलिए अब कानून हो या इंसाफ, दोनों की नज़र मतलब सबको एक नज़र से नहीं देख सकते, एक आंख से देख सकते हैं। तो उनकी मर्जी है, एक आंख से उनको जो नजर आए। तो बहरहाल इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का जो मामला है वो बहुत ही हैरानकुन है, क्योंकि क्या इसके अलावा इससे जो जुड़े हुए किरदार हैं, क्या उनका उन पर आर्टिकल 6 आयद नहीं होना चाहिए? जिन्होंने आइन तोड़ा उन पर आर्टिकल 6 आयद नहीं होना चाहिए? जिन्होंने इमरान खान को प्रमोट किया, ये बीज बोया और इस पौधे को परवान चढ़ाकर और जमहूरियत के वजूद को जो है वो ये इतना कांटेदार पौधा पैदा हुआ कि जिसने जमहूरियत की रूह को जख्मी कर दिया, जिसने आइन के वजूद को जो है वो पाश कर दिया। और क्या उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
یہ؟ کیا جنرل باجوہ دودھ کا دھلا ہے؟ کیا جنرل فیض دودھ کا دھلا ہے؟ کیا جنرل راحیل شریف دودھ کا دھلا ہے؟ کیا جنرل کیانی ہو، جنرل ظہیر الاسلام ہو، جنرل حمید گل ہو، کیا یہ جو گندے کردار ہیں ہمارے معاشرے کے، جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت پر وار کیا ہے، گندگی سے تو پوری اسٹیبلشمنٹ بھری ہوئی ہے، میں کہاں سے شروع کروں؟ مطلب کیا میں پاکستان سے شروع کر کے یہاں تک آئے ہیں تو 2 ہی ادارے ہیں جس میں بہت زیادہ گندے اور بدبودار کردار ملتے ہیں، ایک ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ اور ایک ہماری عدلیہ۔ تو پولیٹیشنز کو تو ان کو تو استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور آج اگر کوئی یہ کہتا ہے، یا میں خود پہلے کہتا تھا کہ پولیٹیشنز ہمارے میچور ہو چکے ہیں، تو یہ میری غلط فہمی تھی، یہ میری بھول تھی۔ ہمارے ملک کے پولیٹیشنز ابھی تک میچور نہیں ہوئے، اب بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے چاہیے، اور اب بھی جو برسر اقتدار آئے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر بیٹھ کر ہی آئے ہیں۔ تو کیا آپ جو ہے وہ جتنے بھی یہ فوجی افسران ہیں یا تھے، کیا ان کا کورٹ مارشل ہوگا؟ اگر ان کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کے پاس یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سویلین جو ایکس پرائم منسٹر ہو اس کا آپ کورٹ مارشل کریں، اس کے خلاف آپ آرٹیکل 6 کی کاروائی کریں؟ جنرل مشرف کے خلاف جب یہ سیدھی کاروائی ہوئی تھی آرٹیکل 6 کے تحت، تو اس وقت تو پوری اسٹیبلشمنٹ ہل گئی تھی اور عدالتوں کے دروازے توڑ کے اور جنرل مشرف کو جو ہے وہ اس کی سزا کا معاملہ ختم کیا گیا تھا، اس وقت کچھ نہیں تھا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے، تو گناہ گار صرف پولیٹیشن نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 9 مئی کو کیا ہوا، یہ 9 مئی کا جو کچھ ہوا، کیا یہ ایک سب کچھ اچانک ہوا؟ بالکل نہیں، یہ تب سے شروع ہوا تھا جب سے جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے اور جنرل فیض نے اس سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کے بعد سے ہی یہ کھچڑی پکنا شروع ہوئی جب جنرل عاصم منیر نے ٹیک اوور کیا۔ جب کمانڈ سنبھالی جنرل عاصم منیر نے، تب سے ہی پاک فوج کے اندر کھچڑی پک رہی تھی، اور جس کا اندیا بار بار عمران خان دیا کرتے تھے کہ مجھے اندر سے خبریں ملتی ہیں، ہمارے اندر بندے موجود ہیں، اور عمران خان بار بار جنرل باجوہ کو تو ٹارگٹ کرتے تھے، جنرل فیض کو نہیں کرتے تھے، کیونکہ جنرل فیض ایک ریٹائرڈ فوجی افسران کا پورا ایک گینگ چھوڑ کے گیا تھا جو پوری اور بھرپور اندر لابنگ کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، ہر چیز ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے تقریباً جیسے ہی چیف آف آرمی اسٹاف کا قطر کا جو دورے کا جو شیڈیول جیسے آیا تو عمران خان کو انفارم کر دیا گیا کہ جو ہے وہ جا رہے ہیں قطر، اور پیچھے گراؤنڈ خالی ہے۔ گراؤنڈ خالی ہے کا مطلب کہ وہ سب کچھ کر گزرو، جو کرو گے ہم آپ کو اوپن فری ہینڈ دیں گے، آپ سب کچھ کریں، پھر اس کی آڑ میں ہمیں جو کرنا ہوگا وہ ہم کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر میٹنگز ہوئیں، وہاں پر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی، اور ادھر سے نیب کو آن بورڈ لیا گیا کہ 6 تاریخ کو آپ نے عمران خان کو 9 تاریخ کو آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ ادھر رینجرز کو آن بورڈ لیا گیا کہ آپ نے ہائی کورٹ کے اندر گھس کر جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اور نیب کو کہا گیا کہ آپ نے اتنے دن عمران خان کو رکھنا ہے۔ ادھر اپنا سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ آپ نے اس طرح پھر عمران خان کو اتنے دنوں کے بعد باہر لے آنا ہے۔ اگر سپریم کورٹ اتنی ہی نیوٹرل تھی، اگر جسٹس عمر تا بنجار اتنے ہی انصاف پسند، انصاف پرست تھے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ فواد چودھری رات کے 11 بجے تک سپریم کورٹ کے ایک کاریڈور میں بھٹکتا پھر رہا تھا، کوئی اس کی ایک درخواست تک سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ٹی ٹی پی کو ہائر کیا گیا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی والوں کو کھلا گراؤنڈ دیا گیا، اور پاک فوج کے جوانوں کے اور پولیس کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے، اور ان کو ٹارگیٹس دیے گئے تھے۔ اس یعنی جو زمان پارک میں جو میٹنگز ہوئی ان میں ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارگیٹس دیے گئے تھے کہ آپ نے کس کس ٹارگیٹ پر پہنچ کر اور کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے، اور ان تمام لوگوں نے اپنے ٹارگیٹس پر پہنچ کر سب کچھ کیا۔
कोर कमांडर हाउस पेशावर, लाहौर और जहां जहां आर्मी तनसीबात थीं, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ था। अचानक इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द अमल के तौर पर ये सब कुछ नहीं हुआ था। ये एक पूरी मंसूबाबंदी थी। एक जो है वो मामला जो मॉनिटरिंग हो रही थी वो हो रही थी पाक फौज के अंदर, और दूसरी हो रही थी पीटीआई के अंदर जो शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में, या जिसमें असद उमर और वगैरह शामिल थे, एक जो 6 रुकनी कमेटी थी उसके सुपुर्द ये जिम्मेदारी थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आपने क्या करना है, और उन्होंने वो अपना काम बड़े एहसन तरीके से अंजाम दिया। और फिर पूरा मुल्क तो छोड़ें बल्कि पंजाब में, बिलखुसूस पंजाब में जहां जहां आर्मी इंस्टॉलेशंस थी वहां वहां उन्होंने खुले दिल के साथ तबाही की। तो उसके नतीजे में इन्होंने ये सोचा होगा कि उसके बाद जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद साहब है उनको हम अपने साथ मिला लेंगे और फिर हम कर देंगे। जनरल आसिम मुनीर जब कतर से आए तब आए, जब आए तब देखेंगे, तब तक पीछे सारा मामला खत्म। साहिर शमशाद साहब को फिलहाल बना देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और फिर जनरल फैज को रेस्टोर कर दिया जाएगा, और फिर जो डीजी ISI हैं नदीम अंजम साहब उनको रास्ता दिखा दिया जाएगा, और जो भी आसिम मुनीर का इस वक्त जो छोटी सी टीम बनी है उस टीम को रास्ता दिखा देंगे और हम मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लेंगे। तो ये थी बुनियादी तौर पर प्लानिंग। तो नाज़रीन, ये कोई पाक फौज के अंदर जो हुआ है ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। तो ये कहानी की चीज़ें, ये कोई नई बात नहीं है, ये पाक फौज का एक हिस्सा है, ये चलता रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो ड्रामा चल रहा है इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होना चाहिए। तो इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आज कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा असद उमर को जो है वो उनकी नज़रबंदी के खिलाफ आज केस की समाअत के दौरान बहुत कुछ अजीब हुआ। यानी ये वो जजेस हैं जो कल तक इमरान खान की सहूलतकारी करते थे और अब किसी और की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि असद उमर से कहा कि आप जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, यानी आप पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि बाहर जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई छोड़ें। और उसके अलावा 2 ट्वीट्स, वो दोनों ट्वीट्स जो हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी हैं, और मैं भी कोशिश करता हूं कि अगर मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं भी आपको ज़रा वो पढ़ के सुना देता हूं। जी, पहला ट्वीट था कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों में अब अवाम शहरों में अवाम बड़ी तादाद में निकल आए हैं और तादाद बढ़ती जा रही है। कौम आज अपने जिंदा होने का सबूत देगी। ठीक है जी, एक तो ये था। और जो दूसरा ट्वीट था वो था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को हाई कोर्ट पर हमला करके गिरफ्तार किया गया है और पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि मुल्क में कोई कानून बाकी नहीं है। बाकी ये आप स्क्रीन पर देख लें, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता। तो जो है वो इनको ये कहा गया कि अब ये दोनों ट्वीट्स भी डिलीट करेंगे और आप एक बयान हल्फी भी जमा कराएंगे कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आपने किसी भी क्रिमिनल या किसी भी दहशतगर्दी की किसी भी एक्टिविटी में आप मुलविस पाए गए तो फिर समझ लें कि आपका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म। तो बहरहाल इस वक्त नाज़रीन, बहरहाल उनकी सज़ा को तो खैर कलअदम करार दे दिया गया है। अब जो बयान हल्फी है वो किस तरह का जमा करवाया जाता है ये मैं नहीं जानता, ताहम ट्वीट्स डिलीट करने की अदालत को यकीन दहानी करा दी गई। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने रिहा होते ही जो है वो दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी उन्होंने जो पहले अंदर इनको यकीन दहानी कराई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका इरादा मुलतवी क्यों किया, ये एक अपने आप में हैरान कुन बात है। और वो इसलिए किया कि उनको पता है कि आज नहीं तो कल इमरान खान फिक्स होने जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ आर्मी कोर्ट में या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा और उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। और यानी यूं समझ लें कि 1 में अपना -1 का फार्मूला है, उस पर अमल दरामद शुरू होगा। और इसी हवाले से फैसल बावड़ा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपना मीडिया टॉक भी की है और एक ट्वीट भी किया है जिसमें कहा है कि एक लंबे कद वाला सांप और ये वो जो चीज़ें, वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। तो ये असल में मसला ये है कि जो है वो शाह महमूद कुरैशी को जानबूझ के अंदर रखा गया है ताकि इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरी बाद
ان کو رہا کر دیا جائے گا اور شاہ محمود قریشی پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو ناظرین یہ ہے ساری صورتحال۔ تو اس صورتحال میں ملک کہاں کھڑا ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے، ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔